नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। अगर आप भारत के भूगोल की जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, आप भारत के भूगोल को समझना चाहते हैं, आगामी परीक्षाओं में जो आपका GS वाला टॉपिक खंड होता है उसमें भारत के भूगोल से संबंधित अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो उसके लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आप आगामी परीक्षाओं में स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल पर आइए और हमसे जुड़ जाइए और भारत के भूगोल से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीछे वाले आपने हमारे अगर वीडियोज को देखा होगा तो उसमें हम भारत के भूगोल में भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। जिस अफवाह तंत्र में हमने हिमालय अफवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इनको पढ़ लिया था। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में आ गए थे। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी हमने दो भागों में बांट रखा था। एक तो अरब सागरीय नदियां थी, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। दूसरा हमारा था बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो सबसे पहले इसमें हमने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में हमने तीन नदियां पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने गोदावरी नदी को पढ़ा था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की अगर दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। उसके बाद हमने बात की थी, इसके वहां पर कुछ नाम है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे बृहद गंगा कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कृष्णा नदी की बात की थी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और ये महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर दो परियोजनाएं थी, एक अलमाटी परियोजना थी, एक नागार्जुन परियोजना थी। इसकी ये प्रमुख परियोजनाएं थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कावेरी नदी की। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा और कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 825 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद हमने पढ़ा था ये एक ऐसी नदी है जो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है। दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? आपकी कावेरी नदी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी, इसी नदी पर एक जलप्रपात है, एक झरना है जिसका नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो हीरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं महानदी की। नेक्स्ट नदी आती है 4 नंबर पर, महानदी। महानदी सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी का उद्गम कहां से होता है। तो ये महानदी जो है छत्तीसगढ़ में मैकाले की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? निकलता है। महानदी यह नदी छत्तीसगढ़ से मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में। वो भी कहां से? छत्तीसगढ़ में जो आपकी मैकाले की पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है? इस पर भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुड बांध। अभी हमने एक और पढ़ा था, हमने एक सतलज नदी पर पढ़ा था, कौन सा था? भाखड़ा था। और इस पर कौन सा है? इस पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड
बांध महानदी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कहां पर है ये भाई, कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है और ये कहां पर पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। यहीं पर उड़ीसा में ही महानदी क्या करती है, एक मैदान का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको उत्कल का मैदान कहा जाता है। महानदी क्या काम करती है, महानदी उड़ीसा राज्य में उत्कल के मैदान का उड़ीसा में निर्माण करती है, तो आपसे पूछा जाए उत्कल का मैदान कहां पर है, ये उत्कल का मैदान आपका उड़ीसा में पड़ता है। पलार नदी का उद्गम कहां पर है, पलार नदी इन कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर है। यह नदी नंदीगढ़ की पहाड़ियों कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी नंदीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और नंदीगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, कर्नाटक में है। वहां से निकलने के बाद कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पेन्नार नदी 6 आती है हमारी, पेन्नार नदी है, ये कहां से निकलती है, ये नदी कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी पेन्नार नदी हो गई। पेन्नार नदी के बाद हम आगे बात करते हैं बैगई नदी की। कौन सी नदी है, बैगई नदी। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बैगई नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, तमिलनाडु में बरसानंद पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु राज्य में बरसानंद की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, ये तमिलनाडु राज्य में बरसानंद की पहाड़ियों से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, इस नदी के किनारे एक फेमस मंदिर है। कौन सा मंदिर है, ये मदुरई में एक मंदिर पड़ता है, इसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है ना, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बैगई नदी के किनारे स्थित है। बैगई नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तो तमिलनाडु राज्य में जो बैगई नदी बहती है उसी के तट पर यह फेमस मंदिर
स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी स्वर्ण रेखा नदी की। एक नदी और है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में रांची के पठार से निकलती है और ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है? झारखंड में रांची के पठार से, रांची के पठार से निकलकर ओडिशा होते झारखंड में रांची के पठार से निकलकर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की विशेषता क्या है? जो आपका जमशेदपुर शहर है, जमशेदपुर नगर है, जिसमें क्या है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी हुई है, वो इसी नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या कहते हैं टिस्को, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे बड़ा इस्पात उद्योग टिस्को, ये कहां पर है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर शहर, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। आपसे अगर पूछ लिया जाए फेमस शहर है जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये शहर आपका पड़ता है। उसके बाद देखिए एक और नदी आपकी आती है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? ये छोटा नागपुर का जो पठार पड़ता है, छोटा नागपुर मतलब झारखंड, ये छोटा नागपुर का जो पठार पड़ता है, उस छोटा नागपुर पठार से निकलकर क्यूंझर नामक स्थान से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर का जो पठार है आपका, छोटा नागपुर के पठार से क्यूंझर नामक स्थान से निकलती है। तो यहां पर हमने बात की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। कल हमने बात की थी गोदावरी की, बात की थी कृष्णा की, बात की थी कावेरी की, बात की थी। उसी क्रम में हमने आज सबसे पहले महानदी को देखा। छत्तीसगढ़ में मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में इसी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। महानदी उड़ीसा राज्य में क्या करती है? उत्कल के मैदान का निर्माण करती है, जिसे उड़ीसा का मैदान भी कहा जाता है। उसके बाद है पलार नदी। ये नदी नंदीगढ़ की पहाड़ियों से कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पेन्नार नदी की बात की है, ये नदी कर्नाटक में से निकलकर आंध्र प्रदेश से होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर हमने बैगई नदी की बात की है, तमिलनाडु राज्य में वर्षानंद में की पहाड़ियों से निकलती है और फिर जाकर कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी के किनारे एक फेमस मंदिर है मदुरई नामक स्थान पर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, जो बैगई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमने बात की स्वर्ण रेखा नदी की। ये कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड में रांची के पठार से निकलती है और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी विशेषता क्या थी? इस नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर शहर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा आयरन इस्पात
संयंत्र। उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। ये छोटा नागपुर के पठार से क्यूंझर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। अब हम आगे बात करने वाले हैं अरब सागर की नदियों की। दूसरे हमारे पॉइंट में आती हैं, इसका दूसरा पॉइंट आता है अरब सागर की नदियां। तो ये थी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का कुछ क्रम, कुछ नदियां इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, पहले जैसा कि आपको बता ही चुके हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं नदियां वो कैसी होती हैं, वो एस्चुरी बनाने वाली नदियां होती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अरब सागर की नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऐसी नदियां जो कहां से निकलती हैं, पूर्व से निकलती हैं। निकलती तो हैं दक्षिण के पठार से ही, लेकिन उनका पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रभाव होता है और जाकर कहां गिर जाती हैं, वो अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय अरब सागरीय नदियां कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, देखो भाई नर्मदा नदी, अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये कहां से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। कहां से निकलती है ये नदी? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। निकलकर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कैसी घाटी में बहती है? भ्रंश की घाटी में बहती है। दो पर्वत है, एक तरफ विंध्याचल एक तरफ सतपुड़ा, उनके बीच में जो घाटी बनी हुई है उसमें बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यहां पर भी आप डाल सकते हो पूर्व की से पश्चिम की तरफ बहने वाली, बहने वाली। तो ये कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं? उनका सबका प्रभाव क्षेत्र क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ से है। ठीक है ना, इसी नदी पर एक क्या है जबलपुर में, जबलपुर का मतलब मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में ही पड़ती हैं, वो भी याद रखना आप। उसके बाद जबलपुर में ये नदी क्या करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है ना, देखिए आगे जबलपुर में ये नदी, जबलपुर में यह नदी धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है? नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। कौन से स्थान पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। इसके इस नदी पर गुजरात में, ये गुजरात से होती हुई जाती है, इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर
परियोजना है। इस नदी पर एक परियोजना है, कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। तो आपसे पूछा जाए सरदार पर सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट नदी है हमारी सेकंड ताप्ती। ताप्ती नदी पहली नदी है आपकी नर्मदा नदी, उसके बाद आती है ताप्ती नदी। ये कहां से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश में निकलती है। ये कहां से निकलती है? बैतूल सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। और ये भी कहां पहुंचती है? ये भी आपके गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी। यह नदी सतपुड़ा में, सतपुड़ा पर्वत के बैतूल पहाड़ी से निकलकर, बैतूल पहाड़ी से निकलकर गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। गिरती, इस पर एक परियोजना है, कौन सी परियोजना है? काकरापार और उकाई परियोजना। इस नदी पर काकरा पार और उकाई परियोजना है। तो ये थी आपकी अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां। अभी इसके बाद और कुछ नदियां हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो अगला वाला पार्ट होगा, उस पार्ट में हम अरब सागर की कुछ और नदियों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है आपके लिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। उसके बाद आगे कुछ और नदियां बची हुई हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, उनकी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो भी अभी तक पढ़ाया गया है वो सारा हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल पर, उस प्ले लिस्ट में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि हो सकता है 2-3 दिन के लिए ये हमारी क्लास ऑफ रहे। 2-3 दिन बाद हो सकता है किसी निजी कारणों के कारण ये क्लास बंद भी हो सकती है। तो 2-3 दिन बाद ये क्लास आपकी फिर पुनः स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण अगर कल क्लास हमारी नहीं होती है तो 2-3 दिन बाद फिर से हम मिलेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए जो आपके पास मैटर है उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमारे जो पीछे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हैं उनको रिवाइज करते रहिए, उनको देखते रहिए। और फिर मिलेंगे। अगर कल से क्लास आपके नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप समझ लेना कि 2-3 दिन के लिए क्लास हमारी ऑफ रहने वाली है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक, इसी के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।